दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं अपना मोर्चा.com की खास पेशकश बिखरे पन्ने अनसेंसर्ड। आप जिनको मेरे बगल में देख रहे हैं वे हैं के नायकर साहब, देश के मशहूर कॉमेडियन और स्टैंड अप कॉमेडियन। देश के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो, और आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किया था नायकर अभी जिंदा है, जिसमें उनका आना हुआ था, और इसे हम सौभाग्य कहेंगे कि आज वो छत्तीसगढ़ की इस धरती पर फिर से अवतरित हुए हैं अपने कुछ पारिवारिक कारणों से, लेकिन हमारे स्टूडियो पधारे हैं। नायकर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और लंबे समय से आप कॉमेडी कर रहे हैं, अब तो पूरा एक दौर भी बदला। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था नायकर जी कि यदि आप कॉमेडियन नहीं बनते तो क्या बनते, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं आप। देखिए, अगर मैं कॉमेडियन नहीं बनता तो शायद मैं बहुत बड़ा पेंटर बनता। अच्छा। और क्योंकि मुझे ड्राइंग पेंटिंग का बचपन से बहुत शौक़ है और आज भी मैं वो काम करता हूँ, और बहुत बारीक काम जिसको कहते हैं जी। वो पेंटिंग में करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो मैंने कहा कि अगर आप कहते कॉमेडियन नहीं बनता तो मैं क्या करता। और सेकंड ये है कि कॉमेडियन तो बनना ही था, क्योंकि शायद मैं समझता हूँ कि मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे शायद भगवान ने इस काम के लिए भेजा है। और हकीकत ये है कि आज संसार में हंसी खुशी दोनों की बहुत ज़रूरत है, और वो ज़रूरत जो है हम और आप समाज में जाके पूरी कर सकते हैं। और प्रभु ने मुझे कुछ ऐसा गला दिया, कुछ ऐसी बुद्धि दी, जिसमें मैंने ये कोशिश की कि लोगों को मैं जाके रूबरू हंसा सकूं। नहीं, लेकिन मैंने सुना कि आप कॉमेडियन नहीं बनते तो शायद पहलवान भी बन सकते थे, क्योंकि पहलवानी करते थे आप, और कबड्डी भी बहुत अच्छा खेलते थे। हाँ, आज तो मैं ये शर्ट भी पहना हूँ। मैं कबड्डी बहुत खेला। मेरी कबड्डी भी ठीक उसी तरह लोग देखने आते थे जैसे आज मेरा शो देखने आते हैं लोग बात, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मैंने बहुत बड़े बड़े पहलवानों के साथ खेली, और तब मेरी उम्र कम थी और वो मुझसे बहुत घबराते थे, ये कब छू के चला जाएगा पता नहीं। अच्छा। तो स्पोर्ट्स में भी मुझे बहुत अच्छा प्रभु ने नवाजा। मैं रेलवे से खेला हूँ, और कबड्डी में स्टेट भी खेला, और रेलवे से तो इंटर रेलवेज खेला, और बाकी एथलीट वगैरह तो मेरा एक कॉमन था। हाँ, पहलवानी की बात थी तो पहलवानी का मुझे बचपन से शौक हुआ। और मुझे खास वजह, किसी पहलवान ने मार दिया था क्या आपको? नहीं साहब, जबलपुर शहर ऐसा है कि वहाँ पर अगर पत्थर उछाले ना तो दो ही लोगों के सर पे लगता है। अच्छा। एक या तो कलाकार के लगेगा या कलहकार के। अच्छा। तो कलहकारों की वजह से जो है वो पहलवानी बहुत ज़रूरी है जबलपुर के अंदर। एक ज़माने में मोहल्लों में अखाड़े हुआ करते थे। अब युग बदलता जा रहा है, तब हम लोग मतलब दूध रोटी पराठा और सारे जो कुछ भी है हमारा जो थे देसी व्यंजन, ये तो खा के हम लोग मस्त थे। अब बर्गर पिज़्ज़ा का ज़माना आ गया है। नहीं, मुझे किसी ने बताया कि मतलब आप जो जबलपुर की जो पूरी तासीर है वहाँ पहलवान का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर दोनों तरफ बंदूक लटका के चलना बड़ा ज़रूरी है? तो आप भी चलते थे क्या कुछ का? हाँ, नहीं, बंदूक लटकाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस ज़माने में ऊपर वाले ने मुझे इतना अच्छा नाम दे दिया था कि हमारी पहलवानी काफ़ी थी, हमारी फिजिक बहुत अच्छी थी। और मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बदन है तो किसी को डराइए, मगर आपकी ज़ुबान भी बहुत अच्छी है, मीठी है, तो उससे भी आदमी डरता है। अच्छा, एक बात बताइए नायकर जी कि आप रेलवे में नौकरी करते थे, और मैंने पूछा पहले भी आपसे कि कॉमेडियन आपने बनना ही क्यों तय किया और उसके लिए आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, शुरू से मैं बहुत विनोदी स्वभाव का था। मुझे मतलब इतना छोटी छोटी बातों में मेरी पता नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो गॉड गिफ्ट की वजह से ये चीज़ें
लागू हुई कि मैं हर गंभीर वातावरण को जो है वो ऐसी हरकत कुछ हो जाती थी बचपन से। बचपन में मुझे बच्चेपन का एहसास है और महिलाएं पकड़ पकड़ के मुझे बैठा लेती थीं और मुझसे नकल करवाती थी और मैं बड़ा नकलची था। नकल करवाती थी कि पड़ोस की किसी महिला की चुगली करवाती थी? क्या था मामला? मामला ये था कि वो जानती थी कि अकेले में खूब मतलब इस तरह की हरकतें करता है, तो वो समझती थी। पकड़ के बघेलखंड की भी महिलाएं थी, कुछ हमारे बुंदेलखंड की थी, तो वो बुलाती थी, पूछती थी, ये किसना ये इनसे या अब देख रोटी दे, अब जल्दी बता सरोज की अम्मा कैसे नहीं पूजा करे जाती है, वो बता 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 बता। तो फिर हम बोलते अरे नहीं हमें नहीं बोला, ये अपना बता तो फिर हम मेरे चठू सब फालतू बात देंगे ना, नहीं तो बता फिर गुड़ रोटी दे। अब तो वो गुड़ रोटी के लालच में मतलब हम इस तरह की नकल करते थे, कैसे महिलाएं लड़ रही हैं नल पे, कैसे झगड़ा करती थी। तो वो आनंद बढ़ते बढ़ते मुझे नहीं मालूम था कि ये विधा जाके एक दिन के नायकर का ये स्वरूप खड़ा कर देंगी कि आज पूरा भारत जो है हमें बहुत अदब देता है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मेरी जो भी विधा है उसमें वल्गैरिटी नहीं होती है। बस यही जी नायकर जी, एक हम तो जानते हैं कि बड़ा शुद्ध हास्य आपके पास है। दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब आपको पहली बार कॉमेडी करनी पड़ी और किसी बड़े स्टेज पे या किसी भी स्टेज पे करनी पड़ी, तो कुछ पैसे मिले उसके? मैंने सुना कि 4 चवन्नी मिली थी कुछ। 4 चवन्नी मतलब 1 रुपए कुछ मिले थे, ये सच है? देखिए बहुत बड़ा सच है, क्योंकि मैं तो समझता ही नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ इसको कॉमेडी कहते हैं या ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी होती है। उस जमाने में ये कुछ नाम नहीं थे। जी। मज़ा था बस कि उसको पकड़ ले यार, बहुत मज़ा आएगा, होली के दिन उसको बुला ला यार, बहुत मज़ा आएगा। तो जब ये पहली बार शुरू हुआ था तो आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए कि मैंने पहला प्रोग्राम अपने प्राइमरी स्कूल में किया था और उस स्कूल में जाके मैंने पहली बार इंदिरा जी की नकल की एक न्यूज़ रील सुनाता था, उसमें ये सब आवाज़ें आती थीं और थोड़ी देर बाद फिल्म एक्टरों की भी जरा सी कुछ नकल कर दी। मैंने गलती कर दी एक कि मैं किसी महिला की आवाज़ में उसका दर्द मैंने बयान किया कि वो सर्वेंट थी, हमारे घर में काम करती थी। तो मैं जिस घर से कलाकार बना वो घर जो था एक दुबे परिवार था। तो अम्मा का नाम था वहाँ पर यानी जब भी हमको कुछ बातें होती थी तो दुबे परिवार में अम्मा हमारे को जो है टोकती थी। तो उन्होंने एक दिन सर्वेंट को ऐसे ही कहा कि क्यों देर से आती हो तुम, काम सब पड़ा रहता है, तुम्हारे पीछे हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो वो बेचारी अपना दुख बताने लगी, तो वही मैंने स्टेज पे कर दिया कि भाई हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर के पास गए थे, इतनी बड़ी सूजी गच्छ से उन्हें पेड़ दी। तो वो मतलब गच्छ से पेड़ दी, मेरा इशारा अपने पुट्ठे की तरफ चला गया। तो वो मास्टर साहब ने मुझे ढकेलते हुए ऐसा निकाला, बदतमीज मैंने कहा आज के बाद कभी स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा भैया। मगर इत्तेफाक था कि दूसरे दिन सरस्वती पूजा थी। अच्छा। और कोई कर्नल साहब चीफ गेस्ट थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा था हमारा एक्ट, तो उन्होंने अपने मेजर को भेजा। तो हम डर के मारे घर से भागने लगे कि पता नहीं भैया पुलिस क्यों आ रही है, मिलिट्री पुलिस। तो पुलिस क्या आई, उन्होंने फिर बताया कि साहब उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने इनका प्रोग्राम रखना चाहा है। तो उस दिन में इन्हें जैसे कोई ने सींच दिया हो पानी में सूखे बीच पे, तो मेरी जरे कपोलें फूटी। तो शाम को जब मैं उस मंच पे गया और साहब मुझे उन्होंने खड़ा किया, उसके पहले दोपहर में एक तख़्त बिछाया और उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया एक डंडे में गिलास बांध के, और मैं अपनी बहनों को और सब परिवार को जो है बैठाला। और जो भी उस वक्त मैंने कार्यक्रम बनाए आज ये सब कार्यक्रम अमर हो गए हमारे। और जब मैं मंच पे गया तो
मंच पे जैसे ही बोलना शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं है कि बंद भी करना पड़ता है कुछ। तो बोलता रहा, वो बंगाली कम्युनिटी का प्रोग्राम था, तो उनके ड्रामे भी थे पीछे, उन्होंने अपना सेट वेट लगा रखा था। तो पीछे से एक उंगली आई मेरी पीठ में यूँ चुभी, मैं ऐसा हुआ, आवाज़ आई, नायक साहब इसके बाद में हमारे पहले हाय, अब थोड़े से जल्दी ख़त्म करने का चेष्टा करो। तो हमने कहा कि चेष्टा, हम चलते रहे और वो इतना कि बाद में मैंने फिर फिल्म एक्टरों में उस दिन मैंने बहुत सारे कलाकारों की मिमिक्री की। जिस वक्त अशोक कुमार की, विश्वजीत की तो बंगाल कम्युनिटी थी, बोले हमारे मुनि दादा का एकदम करेक्ट वॉइस आपकी यहाँ है। थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मतलब यही था, वो एक हमारा बहुत पुराना एक कैसेट भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें वो सिगरेट की चोरी हो जाती है, पृथ्वीराज कभी पूछ रहे हैं उनसे सबसे, तो उसमें मैंने एक एक करके बुलाते रहे वो सबको। तो उन्होंने कहा कि भाई दिलीप कुमार तुमने तो नहीं चुराई, पृथ्वीराज ने, दिलीप तुमने सिगरेट चुराई? तो बोले ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक कभी कोई सिगरेट नहीं पी। आप कह सकते हैं मगर यकीनन ये बात बहुत गलत है। इस तरह से आवाज़ें बदलता। अशोक कुमार साहब आए होंगे तो क्या बोला? अशोक कुमार साहब उनके दोस्त थे, मतलब पृथ्वी बोले, और शादी का कार्यक्रम था, इसकी थीम थी हमारी। तो अशोक साहब समझा रहे हैं, अरे हो जाती है ऐसी गलतियाँ, कभी कभी हो जाती हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छा है, घर का घरेलू है और लोग बाग आ रहे हैं, मेहमान हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, किसी पे इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। हो गया जो होना था, और उसने सिगरेट चुराई है या नहीं चुराई है, मैं तुम्हें सिगार पिलाता हूँ। इस तरह से वो बहुत सारी, अब तो वो कार्यक्रम तो मैं आजकल करता भी नहीं हूँ स्टेज पे, क्योंकि अब इतना समय फास्ट हो गया है और इस विधा में इतना परिवर्तन लोगों ने ले आया है। नायकर जी, आप उस शहर से हैं जिसे कला, साहित्य, संस्कृति की राजधानी कहा जाता है, तो वहाँ एक समय रहा आप लोग का जब पूरा दौर चला, तो रजनीकांत जैसे भी एक कॉमेडियन हुए, कुलकर्णी बंधु को भी हम लोग याद करते हैं, और वो शहर हरिशंकर परसाई का भी शहर है, ज्ञान रंजन जी का भी शहर है। बिल्कुल। और वहाँ से जो है वो, जिन पर हरिशंकर परसाई जी ने शायद एक व्यंग्य भी लिखा, टार्च बेचने वाला, वो आचार्य रजनीश का भी देखिए शहर है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, हाँ, जादूगर आनंद को भी मैं याद कर रहा हूँ, मनोहर महाजन है, जादूगर आनंद है, महेश योगी हैं। तो पूरा एक, क्या कह सकते हैं कि एक प्रतिभाशाली लोगों की पूरी खेप वहाँ से निकली और अब भी निकलती है। तो इन सब के बीच में कैसा अनुभव रहा आपका? कभी परसाई जी से आपका मिलना हुआ? अरे बाप रे बाप। देखिए, मैं तो अपने बारे में कुछ जानता ही नहीं था। अच्छा। आज भी मैं कभी नहीं मानता कि मैं कोई बड़ा भारी कलाकार हो गया हूँ, कुछ नहीं है। देखिए, परसाई जी के आगे तो हम लोग जो है ऊँट के मुंह में जीरा जैसे हैं भैया, क्योंकि उनके विधा, उनका व्यंग यानी समाज के लिए कितना बड़ा काम करता है। क्या जैसे हम लोग प्यूरिफिकेशन, साफ सुथरा, जिसको सफाई करने वाली बात कहें, समाज दुरुस्त करने वाला, उन्होंने वो काम बहुत किया। और वैसे भी जबलपुर शहर जो है इतना मस्खरे वाला शहर है। अच्छा। और खुर्रम भी है ना, मगर मस्खरा बहुत है। तो आप देखिए कि वहाँ के वातावरण में बिना मतलब मजाक के कोई बात पूरी होती नहीं है। गंभीर भी है तब भी मजाक छिड़ता है वहाँ पे। और हर रिक्शे वाला तक वहाँ का जो है वो इतना कि आप भी बोलोगे यार ये तो कलाकार है, इसको ले चलो भैया। जैसे आपने पूछा काय भैया चल रहा है, तो वो रिक्शे वाला रोकेगा, कहे साहब हम तो सुबह चल रहे हैं, आप ही खड़े हो। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, हाँ, वहाँ की संस्कृति ये है
कि जबलपुर में पकड़ बहुत ज़बरदस्त है व्यंग की। लोगों के अंदर इतनी पकड़ है व्यंग की कि आपने कुछ बोला तो उसका हाजिर जवाब वहाँ सामने वाला आपको दे देगा। एक बार आप मुझे बता रहे थे, आपने बताया था, मुझे याद है पिछले कार्यक्रम में जब आपसे बातचीत हुई थी, तो परसाई जी के देहांत के दिन शायद आप उनके घर गए थे। हाँ, अरे बाप रे बाप हकीकत है। देखिए, मैं उनको बहुत आदर्श मानता हूँ। इवन दो मैं कभी बॉम्बे भी जाता हूँ इन कलाकारों के बीच में, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि कभी इनको उठा के पढ़ो किताब इनकी कुछ, तो आपको समझ में आएगा कि हाथ से व्यंग क्या है ना। और क्योंकि बॉम्बे के अंदर मिमिक्री को लोग स्टैंड अप कॉमेडी समझने लगते कि मैं मिमिक्री कर रहा हूँ और कुछ एक लतीफ़ा बोल दिया। तो इस पे मैंने 2006 में मुझे जॉनी लीवर ने बुलाया था कि आना, आप आइए और इन आर्टिस्टों के बीच में आप इनको बताइए कि स्टैंड अप क्या होता है, 1 घंटे का लेक्चर दीजिए आप। तो बड़ी खुशी की बात थी कि हमने इस तरह से उनके सामने अपने को बताया कि भाई ये है स्टैंड अप और ये है मिमिक्री। उनको मानना पड़ा उन लोगों को, और आज भी वो लोग मानते हैं और कम से कम इज्जत देते हैं। तो अपने शहर में ये बातचीत से शादी ब्याह में ये जो मस्खरे सब शादी ब्याह के दौर में बहुत होते हैं। जी जी जी। और जो होली का फंक्शन आता था तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, होली में आदमी टाइटल वगैरह देते थे एक दूसरे को, तो उसमें भी फिर बहुत अच्छा आयोजन हर जगह करते थे। तो उससे मस्खरे के अलावा कुछ होता नहीं था। तो इस तरह से जबलपुर के अंदर जो है ये विधा बढ़ती चली गई। और उसका एक और कारण था कि उस समय का दौर मान सम्मान का था। जो भी अच्छा लिखता था, बोलता था, सम्मानित होता था, है ना। तो हम सबसे यही कहते हैं कि आप सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात पूछ रहा था नायकर जी कि मेरी जानकारी में है कि आप शायद तेलुगु या तमिल समुदाय से हैं। हाँ हाँ, मेरी मदर टंग तमिल है। हाँ हाँ। और चूँकि लेकिन आपकी बघेलखंडी और बुंदेलखंडी में इतनी अच्छी पकड़ कैसे हुई जब नहीं, हम तो ऐसा था, हम तो बिहार का भी बहुत अच्छा बात कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है मगर सिर्फ ये है। बिहार तो छोड़िए, आपने तो किसी एक सिंधी कैरेक्टर को भी जन्म दिया था जिसके बाद हम लोगों ने जाना कि नहीं भाई उस कैरेक्टर में भी कोई जान है। एक सुगना मल थे हमारे। हाँ, सुगना मल बड़ा प्रसिद्ध है, जरूर। तो सुगना मल जी को मैंने बड़ा अपना आदर्श बना लिया था कि हर जगह। सुगना मल जी थे कौन? सुगना मल एक हमारे क्षेत्र में उनकी एक किराने की दुकान थी। अच्छा। और वो एक ऐसा यानी बढ़िया कैरेक्टर था कि वहाँ पे आपको जो कुछ भी चाहिए, जो जहाँ नहीं मिल रहा है, अच्छा, वो उस दुकान में मिल जाता। हवाई जहाज भी बेच देता होगा। वो गनीमत है, हवाई जहाज अगर उसकी दुकान के अंदर समाता तो जरूर और पुराने से पुराना बेच देता। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो चीज़ नहीं मिलती थी, जैसे एक दफ़ा एक हुआ था वाक़या, तो मैं गया, हमारी सिस्टर, हमारी भांजी हुई थी, तो हमारी मदर ने बोला वो ऐसे एक बोतल आती इस तरह की रहती गोल सी, उस वक़्त अभी भी मिलती है, वो वाली बोतल लेके आ दूध की बच्चे के लिए। तो मैं गया दूध की बोतल ढूंढते हुए थक गया, मैं सुगना मल के पास गया और मैंने वो दूध पिलाते हैं बच्चों को वाली बोतल, अरे देता है ना, 1 मिनट को देता है। नहीं, हमने कहा कि है क्या, अरे रुको ना बाबा, बोला तो देता है ना, देखा तो देगा ना। फिर वो एक स्टूल पे चढ़े, उन्हें 2 3 4 कुछ ऐसे हटाया, कुछ एक डब्बा इधर, एक डब्बा धूल उड़ रही थी उधर से, एक डब्बे में एक कहीं से उनके हाथ में छोटा सा एक डब्बा आया। तो घर से निकाला। मैंने कहा तो ये वाला बोतल बोला क्या, निकाल के तब उन हमको बोतल दिया। नहीं तो वहाँ में हमने देखा कि उनसे एक दिन और बोला हमने कि हमने कहा कि बल्ब है क्या, वो 18 वाला बल्ब देगा ना। हमने कहा कोई बढ़िया सा, अरे फिलिप्स का है, अच्छा है।
हमने कहा दे दो, कितने का है? ये बल्ब है, ये 11 रुपया है इसका, 11 रुपये का है। अच्छा। अरे मैंने कहा कि 60 वाट का 11 का? अरे बाबा तुम जला के देखो, अच्छा बल्ब दे रहा है। अरे यार, हमने कहा वहाँ तो वो बोल रहा था कि 8 रुपये में, 8 रुपये में कोई नकली बल्ब ले जाएगा क्या? हम ओरिजिनल देता है ना, ये फिलिप्स का। तो हमने उनसे बल्ब ले लिया, 11 रुपये देते देते हमने कहा, उनको मैंने 5-5 के नोट दिए, 2 और 1 का दिया। तो हम वो एक 5 के नोट में कुछ उनको थोड़ा सुनने देखा, बोले बाबा ये इसमें तेल लगा है क्या, दूसरा है क्या? अरे हमने कहा कि एक तो 11 में दे रहे हो। अरे तो हम बोलता है ना, घर में ले जाओ, तुम्हारा पैसा वसूल होगा ना, तुम 4 घंटे जला के रखो ना रात में, वो जाना मत, पैसा वसूल हो जाएगा। अरे हमने कहा अरे वाह। तो जब हमने उनको 11 रुपये दिए तो वो कहले 5 का दूसरा है क्या, इसमें तेल लगा। अरे मैंने कहा इसमें 2 रुपये का घी लगा है, तो हमको 2 और वापस करो। अरे हमारी बात का जवाब ऐसा देगा क्या? तो अच्छा, आपने सुगना मल जी को कोई स्काई लैब में भी शायद उतारा था ना? हाँ, स्काई लैब का संदर्भ बहुत बढ़िया था। क्या था वो? उस जमाने वो में कुछ बाट वगैरह क्या था? ना नहीं, वो क्या था कि जब स्काई लैब गिर रहा था उस वक्त हर कोई परेशान था, और आदमी औरत बच्चे सारे लोग इतने हैरान थे कि पता नहीं क्या होने वाला, और इतना डर हो गया था। तो उस दिन जबलपुर में स्काई लैब नाइट मनाई गई थी। अच्छा। मिलन की तरफ से संस्था हमारी थी। तो उसमें हम लोगों ने ये हुआ था कि हंसते हंसते मर जाएंगे, और ये कहा गया था कि जहाँ भी गिरेगा तो कुछ बचने वाला नहीं है। तो स्काई लैब नाइट चल रही थी उस वक्त, भ्रम फैला हुआ था कि स्काई लैब तो उस दिन ये कार्यक्रम मैंने बनाया था। तो उसमें हमने ये कहा था कि भाई कैसे कैसे लोग परेशान थे। दफ्तर में बाबू परेशान, हेड क्लर्क परेशान, बाबू लगे अरे यार पता नहीं क्या होने वाला है। अरे कुछ नहीं यार, क्या होगा सारा, ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे और क्या होगा। अरे नहीं यार बिल्कुल। तो बड़े बाबू वहाँ से काम पूरा करो, क्या क्या गप्पे मार रहे तुम लोग? अरे बड़े बाबू अब क्या, एक दिन की बात और है, और देखो हो जाएगा, बचेंगे तो करेंगे। अरे क्या बचेंगे? बचेंगे क्या, बचेंगे क्या हो जाएगा? लो इनने पेपर ही में नहीं पढ़ा। कहने कल बड़े हो क्या पढ़ा, क्या पेपर में क्या? अरे स्काई लैब गिरने वाला बड़े बाबू, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर रहा है। तो बड़े बाबू ने न्यूज़ पढ़ी तो घबरा गए। अरे ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्यों बड़े हो? अरे मिसेस गई है बाहर। अरे अब अकेला मारो यार, आप भी कहाँ मिसेस के साथ मारोगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह थी। तो उस वक़्त उसमें बहुत कुछ था, मगर सुगना मल विशेष थे। उनकी किराने की दुकान नई उन्होंने उद्घाटन किया था, और उद्घाटन के बाद में क्षेत्र में बड़े रुतबे से बैठे थे। इतने में उनके वो दरार शटर के नीचे से कोई अखबार डाल गया था। तो सुगना मल ने देखा स्काई लैब गिरने वाला है, सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो माथे पे सर रख के यूँ बैठ गए, और ग्राहक आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, वह सेठ सूजी दे दे यार मेरे को जल्दी, अब घर पे जाना जल्दी। सुगना मल जी बिल्कुल यूँ मुद्रा में बैठे। अरे सेठ मेरे को साबुन है क्या? लक्स है क्या? लक्स साबुन लक्स। अरे दे दो ना लक्स। हम कुछ भी दे दो यार, घर में मेहमान आए, जल्दी दे दो सेठ यार। क्या बात हो गई, अब मैं बोल रहा सुन नहीं रहे। अरे तुम्हारे को साबुन पर आए, मेहमान को क्या नहला धुला के मारेगा क्या? अरे बोले मेहमान कैसे बात कर रहे हैं, मेहमान को नहला धुला के मारेंगे? कोई बात हुई? अरे बाबा पेपर पढ़ो, ये कोई स्काई लैब की दुनिया खत्म हो जाएगा, हमारा दिमाग खराब है। कल ही हम एक एमएलए से फीता कटवाया, हम सोचे उसकी वजह से तो नहीं गिरा, तुम आके साबुन कर रहा है। अरे बोले नहीं सेठ जी कहाँ आप बात कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, पेपर में तो दिया है, देखो ना गिरेगा ना। ये किसने भेजा? अरे सुना है अमेरिका वालों ने, बताओ भेजे कोई मरे कोई। अरे अब क्या करोगे, अब उनने भेज दिया। नहीं अपन लोग मिल के कोशिश करो तो कुछ होगा ना। तो बोले क्या कोशिश करोगे? बोले कलेक्टर को रिपोर्ट करो।
तो कलेक्टर क्या करेगा? अरे मेरे को साबुदाना दे दे। अरे तुमको साबुदाना में बात कराए, इसका हमारा दुकान बर्बाद हो रही, साबुदाना चाहिए, साबुन चाहिए। कलेक्टर को बोलेंगे तो कुछ अच्छा होगा ना। क्या करेगा कलेक्टर? अरे ट्रैफिक पुलिस लगाएगा ना रोड में। अरे वो भाई रोड नहीं आ रहा है भाई, तो पेड़ किधर आ रहा है? अरे वो ऊपर से आ रहा है। अच्छा ऊपर से आ रहा है क्या? अच्छा अभी अपनी दुकान के ऊपर से चला गया होगा। उन्होंने कहा पता नहीं यार, से दे दे यार सेठ साबुन। अरे देता है, रुको यार, तुम इतना जल्दी मचाता है, देखो हमारी हालत देखो, सामान भरा है मगर ये दुकान में ये खबर नहीं तो हमारा तो जान ले लिया ना। नहीं कुछ नहीं सेठ, चिंता मत करो। अच्छा हमने सुना बहुत बड़ा है। बोले हाँ बड़ा तो बहुत है। कितना बड़ा? ये जो आपकी दुकान है ना, ऐसी 50-60 उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा मार्केट अच्छा बनेगा। लो तुम लोग मर रहे तो मार्केट बना रहे। बाद में अंत में ये सुनने में आया था उनको कि बहुत बड़े बड़े टुकड़े गिरने वाले हैं। तो उससे पूछा सेठ साबुन दे दे। अरे रुको यार, फिर साबुन कर रहा है, 1 मिनट बात करता है। तो हमने सुना बहुत स्पीड से आ रहा है। हाँ बहुत स्पीड। बताओ यार लाइसेंस किसने दिया? अरे उसको कोई लाइसेंस, वो ऊपर से अमेरिका वालों ने। यार अमेरिका यानी हमारा तो दुकान का यानी बर्बाद हो गया यार। फिर उनको समझाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हमने सुना है ये बड़ा टुकड़ा गिरेगा। हाँ बहुत बड़े। कितना बड़ा? अरे भाई 1 क्विंटल 2 क्विंटल आधा क्विंटल ऐसे बड़े टुकड़े गिरने वाले। इतना बड़ा टुकड़ा? बोले हाँ। अच्छा छोटा भी गिरेगा क्या? हाँ छोटे भी गिरेंगे। कितना छोटा? बोले 1 किलो आधा किलो 250 ग्राम 100 ग्राम ऐसे छोटे भी गिरेंगे। किधर गिरेगा? अब क्या मालूम सेठ यार, कहीं भी गिर सकता। अच्छा अपने दुकान के पीछे गिर सकता है? अरे गिर सकता है यार, मिले तो लाना, मेरा बाट गुम गया है यार। तो इस तरह से वो व्यंग था और एक दौर था। नायकर जी मैं आऊँगा आपके पास। वो गुपचुप ठेले पे जो लड़कियां गुपचुप खाती है बड़ा फेमस है, लेकिन उसके पहले एक बात पूछना चाह रहा था। एक बड़ा रोचक प्रसंग है, जब आपकी भोपाल में जाकिर हुसैन साहब से मुलाकात हुई। अच्छा क्या था वो मामला पूरा? दर्शकों को जरूर बताएं। नहीं वो बहुत मजेदार बात थी, क्योंकि मेरे मित्र दिनेश बता रहे थे अच्छा यार नायकर जी से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि जाकिर वाला मामला क्या है, बहुत रोचक है। नहीं दरअसल जिस दिन ये घटना घटी थी, हम दोनों एक ही मोटल में थे। अच्छा मोटल सिराज के नाम से। उस वक़्त वो बड़ा अच्छा भोपाल के अंदर एक जाकिर हुसैन तबले वाले। हाँ तबले जाकिर हुसैन तबले, वाह ताज वाले। तो हम लोग साथ में ही रुके हुए थे। उस ज़माने में इतना उनका मतलब, क्योंकि टीवी वगैरह नहीं था, ये सब चलन ऐसा नहीं था, नाम उनका बहुत था। मगर वैसे जैसे आज जरा सा आदमी कुछ करता है और इतना बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है, उस समय तो बहुत मेहनत करके आदमी आगे आया। तो हम लोग साथ में ही थे और रवि नाट्यगृह में दोनों के शो थे हमारे। तो हमारा जिस दिन था उसके सेकंड डे जाकिर साहब का था। तो यंग थे, बढ़िया थे, खूबसूरत थे। तो हम लोग आपस में नीचे मिले, बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नायकर साहब लीजिए चाय पीजिए। तो मैंने कहा मैं चाय पीता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाय पीता नहीं। और मैंने उनसे इनकार किया कि मैं चाय नहीं पीता साहब। अरे मैंने तो मंगा ली। मैंने कहा मैं पीता नहीं। तो इतने में उन्होंने पता नहीं किसी ऑटो वाले को हाथ दे दिया था। तो वो आ गया। तो जैसे ही आया तो उन्होंने कहा लो साहब आप चाय पी लो। तो जैसे ही उन्होंने कहा साहब चाय पी लो, तो मैंने कभी सुन रखा था कि भोपाल में भोपाली जो किस्से हैं वो बड़े मतलब फेमस होते हैं। तो इत्तेफाक वो हमारे सामने वो घटना घटी। जैसे ही कहा चाय पी लो, तो वो एकदम से बोला साहब मैं चाय तो बाद में पीऊँगा।
पहले मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरी सुन ले। बोले साहब क्या अर्ज कर रहे हैं? बोले साहब पहले बताइए कि आपने भोपाल के नवाब साहब का नाम सुना है? बोले हाँ भाई वैसे तो नहीं साहब, आपने सुना नहीं है। भोपाल के वो नवाब हुए हैं साहब के नवाबों में नवाब भोपाल के नवाब हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। और साहब आपने काली मुँह चावल का नाम सुना है? काली मुँह चावल? हाँ, काली मुँह चावल तो एकदम से वो हो गया बम्बई वालों, काली मुँह चावल सफ़ेद मूछ के अलावा काली मूछ क्या? तो जाके उसने नहीं बोले नहीं साहब उसका। बोले साहब ऐसा है क्या काली मुँह चावल ये घर बना 100 घर महकता है। अच्छा। बोले अच्छा अच्छा ऐसा चावल होता है? अरे साहब एक व्यापारी आया, बेगम साहिबा को उसने चावल दिखाया और ऐसी खुशबू होती है उसमें गजब की खुशबू। अच्छा। तो जैसे ही बेगम साहिबा ने ऐसे चावल ऐसे सूंघा ये खाया मत आ गई साहब। क्यों साहब? वो चावल का एक दाना सट से नाक में जाके बैठ गया और कम्बा का दाना निकालने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा। अरे बेगम साहिबा परेशान हो गई साहब। ये खबर नीचे ऐसी फैली हवा में कि सारे महल में एक एक आदमी हैरान कि बेगम साहिबा के नाक में दाना जाके बैठ गया साहब। और यानी जैसा कि नवाब साहब परेशान। अरे साहब यानी जितने खानसामे थे वो हैरान हो गए कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर नाक में दाना और बेगम साहिबा आपको जो है हज भी जाना। अरे साहब दोनों ही ऐसी बात हो गई कि नाक यानी ऐसी परेशानी हो गई। डॉक्टर हकीम कहने से जमा महल में तो तमाशा हो गया साहब। अच्छा फिर? अरे फिर होना क्या था? यानी कि डॉक्टर ने कहा कि साहब बिना ऑपरेशन के निकलेगा नहीं। और बेगम साहिबा हैरान, नवाब साहब की आंखों से ऐसे झल 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 आंसू निकल रखे। अब क्या बताया आपसे साहब। इत्तेफाक देखे दूसरे दिन बेगम साहिबा ने गुस्ल कर लिया और साहब उनको जुकाम हो गया। और ऐसा जुकाम हुआ है कि माने समझ लिए हिंदुस्तान में ऐसा जुकाम तो किसी को कभी हुआ ही नहीं होगा। अरे फिर? अरे फिर क्या साहब? वो छज्जे में गई ऐसे बाल सुखा रही थी और जैसे ही उनने छींका वो नाक से दाना सट से नीचे गिरा और एक कबूतर गुटरू कर रहा था, लपक के आया दाना लेके चला गया। दाने दाने पे लेकर खाने वाले का ना। अब मैं चाय पीता हूँ, सारी चाय ठंडी हो गई और वो ठंडी चाय जो है वो पी गए। हमने कहा भाई जाओ अब वो पिक्चर देखना था। उनको ने कहा हम फिल्म देख लें। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वो कबूतर था। कबूतर था। और उनकी चाय का कोई वो नहीं था कि गर्म से इतनी ठंडी हो गई। उन्होंने वो ठंडी चाय भी पी ली और पता नहीं फिर उनका क्या आलम हुआ होगा। अच्छा एक नायकर साहब वो जो लड़कियां गुपचुप खाती है वो आपने बड़े गजब किया, उसको कैसा आपने ऑब्जर्व किया था कि कैसे लगा कि ये एक दृश्य हो सकता है हास्य का, और आपने पूरा दृश्य चित्रित कर दिया था? क्या कैसे हुआ था? ये जो है उस ज़माने में मैंने कभी भी कोई चीज़ लिखी नहीं और आज भी मेरे पास में लिखित में कुछ भी नहीं है। जो मैं गॉड गिफ्टेड इसीलिए कहता हूँ अपने आप को कि मैं मंच पे चढ़ता हूँ और वहाँ जाके जो भी मेरे के स्मरण में आता है मैं बोलना शुरू करता हूँ, फिर वो चैन बनती जाती है अपने आप। तो उस ज़माने में एक ऐसी ही घटना थी कि मेरे को लगा कि आवाज़ें तुम्हें बदलने लगा था इस तरह से। और आपको ये महिलाओं की इस नकल में और भी सब्जेक्ट थे हमारे कि एक औरत रिक्शे से गिर गई थी, बुंदेली में सुनाता था और वो बहुत रोई। उसके बाद लोग मोहल्ले में आई तो मोहल्ले की महिलाएं बहुत सी घेर के बैठ गईं और वो सारा बड़ा अच्छा वो भी कार्यक्रम है। तो वो मौके पे सुनाता हूँ। तो ये चीज़ थी तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि कभी कभी चाट के ठेले पे हम गौर से देखें तो कितने तरह से लोग चाट खाते हैं, इनके मांगने खाने का ढंग। तो ये पहला प्रोग्राम मेरा ये टीवी पे
89 में आया था ये। अच्छा, चाट का। तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर थी, एक दो मैडम थी, नलिनी थी और एक और थी, तो अशोक चक्रधर भी थे हमारे साथ में। तो अशोक जी ने कहा कि नायकर बढ़िया सा इनको कुछ सुना दो। तो मैंने कहा हाँ, सुना देंगे। तो जब उनसे मुलाकात कराई तो वो मैडम बोली, मिस्टर नायकर, अनफॉर्चुनेटली वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, सो यू डू वन थिंग, आप मतलब मुझे 3 मिनट आपको मतलब टाइम है, इसमें कुछ आप बढ़िया कर दीजिए। मैं हैरान था, मैंने कहा 3 मिनट में क्या करूं, मुझे तो आज तक टीवी का भी मैंने कोई ऐसा सामना किया नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं कुछ आपको सुना रहा हूं और उसमें अगर कुछ अच्छा लगता है तो बता देना आप। तो अशोक चक्र बोले, अरे सुनाओ 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 नायकर, 1 सेकंड में देखो एडवर्टाइजमेंट कितने होते हैं, 7 सेकंड 60 सेकंड में क्या बढ़िया बढ़िया बातें हो जाती। अब साहब मैं तो उस वक़्त कुछ समझता था ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि एक चाट के ठेले पे कुछ लड़के लड़कियां चाट खा रहे हैं। तो उनको भी लगा कि चाट के ठेले पे लड़कियां चाट खा रहे हैं तो क्या मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बहुत ही बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि एक चाट का ठेला अक्सर हमारे जबलपुर शहर में या तो पिक्चर हॉल के सामने पाया जाता है या गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज के सामने पाया जाता है। और वो चाट का ठेला आके खड़ा हुआ है और चंद लड़कियों ने उसको देखा। तो उसको देखा और एक दूसरी सहेली को आवाज़ दे रही, वो उसको बुला रही है, इसको बुला रही है, और वो चाट के ठेले पे आके खा रही हैं। ये विषय था। तो हमने कहा कि भाई आप इसको पूरा सुन लीजिए और रिकॉर्ड भी पूरा करिए। शूटिंग में आप बीच में कट वट कुछ मत बोलना। आप बाद में जितना काटते बने सब काट लेना, 3 मिनट का जो अच्छा रखे रख लेना अगर आपको अच्छा लगा। तो जैसे ही मैंने आवाज़ शुरू की बोलना कि चाट के ठेले को देख के एक सहेली ने बड़ी जोर से आवाज़ दी, ए उमा आना, हैरान तो वहाँ चलिए बुलाना उसको। तो ए सुनीता, चाट वाले जल्दी से आती कैसे कर रही, नहीं तो इसको बुला रही ना, कहाँ भाग रही, नहीं तो नहीं सही में ना वो मज़ा आ जाएगा वही वाला आना। और वहाँ से इकट्ठी 5-6 लड़कियाँ आ रही, बातें आपस में। हाँ अरे कल ना बहुत मज़ा आया था मालूम, हम भी गए थे वहाँ पे, हमारे जीजा जी आए थे, खूब मज़ा आया। बोले जीजा जी आए थे तो तेरे को क्या मज़ा आया? नहीं जीजा जी आए थे ना, वो पुरानी पिक्चर की कहानी सुना रहे थे, खूब अच्छा लग रहा था। हाँ कल मालूम इसको मैंने फ़ोन की थी, बात तक नहीं की मेरे से, बात नहीं की। मालूम मेरा ना कल लास्ट पेपर था, मैं पढ़ने में ऐसा मन लग गया, भाई गॉड लाइट कब गई मेरे को पता ही नहीं लगा मालूम। तो ये सारी बातें करते करते चाट के ठेले पे जब लड़कियां आती हैं तो चाट वाले से बात, हाँ मैडम बताइए क्या खाएंगे? सुनिए हम लोग के लिए जल्दी से कुछ बना दो, हम लोग का बना अभी प्रैक्टिकल होने। नहीं आप बस फरमाइश पर करो। हमारे लिए आलू की टिक्की बना दो। आपके लिए? हमारे लिए वो एक समोसा एक कचौरी। अच्छा आपके लिए? हमारे लिए गटपट मिक्सचर वो सब मिला के। अच्छा हाँ आपके लिए? मेरा गला खराब है, तुम लोग खा लो ना, इसीलिए मैं ना इसके साथ नहीं आती, मतलब हमेशा ऐसे करते रहते, खाना जब बेकार बात कर रही नहीं तो नहीं गला खराब है ना रे। अच्छा सुनिए इसके लिए एक सिंगल दही बड़ा, सिंगल दही बड़ा नहीं बनाना है तो फिर डबल ही बना दो। तो इस तरह से जो है ये। नायकर जी, आपने बम्बई का रुख क्यों नहीं किया, जबकि बम्बई आपको लगातार बुलाती रही? हालांकि 1-2 बार आप गए, शायद एक आध फिल्म भी आपने की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। बॉम्बे का रुख ना करना ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो रेलवेज़ में था जी। और रेलवे के शो होते थे तो हम बम्बई जाते थे उसमें। और मगर पता नहीं मुझे बॉम्बे में जैसे एक अपनापन होता है ना, अपने मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में, यानी हम लोग एक दूसरे को अगर जानते हैं मिलते हैं, वहाँ पर ऐसा हमने नहीं देखा। अच्छा। वहाँ पर आदमी केवल अपना काम और काम के अलावा कुछ नहीं। संबंध हैं
तो मेल कराए मधुशाला, उन लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और आप वैसे सोशल आप जाएं तो समय किसी के पास आपके साथ बैठ के ना आपका दुख सुनने का है, ना आपकी खुशी में शामिल होने का है। हम्म, कोई काम है, वो काम पूरा हो, उसके लिए आदमी जी जान से समय निकालता है। वो कौन सी फिल्म थी जो आपने? मैंने की थी भावनाओं को समझो। अच्छा। सुनील पॉल ने बनाई थी, स्टैंड अप कॉमेडियंस सब ने मिल के उसको बनाया हाँ, एक था। फिल्म आई थी। 40 हाँ हाँ। 45 46 लोगों ने बनाया था उसको। तो वो एक रिकॉर्ड था कि ये सब स्टैंड अप कॉमेडियंस मिल के कर रहे हैं। और उसमें वो अच्छा रहा, और वो पिक्चर बनी, उनका अपना जो भी है मेथड, वो समझ रहे होंगे। हम लोगों ने अपना अपना काम किया, और हम लोगों ने कहा कि भाई हमने एक पिक्चर में काम कर लिया। है ना। और एक और पिक्चर मैंने की थी टिल्लू राजा के नाम से, झांसी में। टिल्लू राजा। हाँ, वो पिक्चर पता नहीं क्यों नहीं बन गई है, और वो मुझसे कह रहे हैं कि सर आप इसको रिलीज़ करवा दो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, देखेंगे भाई, हमें तो ये सब मालूम नहीं है कि पिक्चर का रिलीज़ कराने में कौन सी रस्म रिवाज होते हैं। तो मैंने उनसे कहा देख लेंगे, चलो ठीक है। और बाकी अभी क्या था, मैं 9 तारीख को था बॉम्बे में पिछले, तो उसमें सुनील पाल को एक छोटी पिक्चर कोई बना रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा एक कैरेक्टर है उसमें कर लो आप। अच्छा। तो मैंने कहा चलो भाई आए हैं तो वो भी कर लिया। तो इस विधा में जैसे जबलपुर को कहा जाता है संस्कार धानी, तो मैंने किसी से पूछा था कि संस्कार धानी का अर्थ क्या है। किसी ने मुझे समझाया कि संस्कार धानी का अर्थ यह है कि जबलपुर में ही रह के पूरे भारत में नाम कमाया है लोगों ने, यहाँ से गए नहीं, इसीलिए इसको संस्कार धानी भी कहते हैं। तो वो अपने ढंग से उन्होंने कहा। और जहाँ तक अच्छा, याद आ रहा है जबलपुर का एक और किस्सा आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसे पतंगबाजी का है। हाँ। तो आप पतंगबाजी भी करते रहे? पतंग का मुझे बचपन से शौक था, और मतलब पतंग के पीछे बहुत मार भी खाई हमने बचपन में। पढ़ाई तो रहती दूर, यहाँ हमारी बहन पढ़ाती थी हम सब बच्चों को कॉलोनी के, और वो जो मछली मारने की डगेन होती था ना, इतनी बड़ी छड़ी उनके पास इतनी लंबी होती थी, क्योंकि ऐसे दूर दूर बैठते थे, तो किसी बच्चों को मारना तो इतनी लंबी छड़ी थी उनके सर पे मारती थी। तो हमारा काम था, हम पढ़ते तो सब यूँ सामने बैठ रहे थे, हमारी नज़रें ऊपर रहती थी, क्योंकि उस ज़माने में बहुत पतंगें उड़ती थी। अच्छा। और मनोरंजन भी था और एक आनंद था। तो हमें बचपन से पतंग का इतना शौक़ था। बाद में वो शौक़ इतना बढ़ गया कि मैं पतंगे लेने इलाहाबाद जाता था। अच्छा। और यानी बरेली से मंजा वंजा खरीदने जाते थे, पास निकालते थे और पतंग लड़ाते थे। तो तो किस्सा भी हुआ था कि पतंगबाजी हुई, तो उसमें हमारे भाई को ही शौक़ था, चाचा के लड़कों को, तो उन्होंने मेरे को तो लिया साथ में। तो हमारी इत्तेफाक से हमारी पतंग ने जो है 8 पतंगे काट दी। अच्छा। तो 9वां पतंग कटना था, तो डॉक्टर खान अब नहीं हैं बेचारे, वो ENT के बहुत बड़े डॉक्टर हुए, तो वो भी मतलब उनको भी उड़ाना कोई ख़ास आता नहीं था। तो उनके साथ हमारी पतंग भिड़ गई। और जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी अनाड़ी के साथ शतरंज खेल लो या अनाड़ी के साथ फुटबॉल, तो आपका खेल बिगड़ जाए। तो वही हुआ कि हम बड़े तरीके से सोचे थे हम काटेंगे, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से घुमा खींच कहाँ दी, हमारी कट गई। तो वो जो 9 शेरवा एक टाइटल थी, वो हमें मिलते मिलते रह गई। अच्छा। उस समय टाइटल मिलता था ऐसा? हाँ, 9 पतंग काटने में मैच होता था, लोग बड़े बड़े अपने अपने जगह से आते थे। वो दौर ही कुछ और था। अच्छा, ये एक जानकारी में है मेरी कि अजीत जोगी जी के चाचा जी ने भी आपको पढ़ाया है? हाँ, उन्होंने, जोगी सर ने मुझे पढ़ाया था, इंग्लिश के प्रोफेसर थे वो। अच्छा। हमारे को और संस्कृत पढ़ाते थे। अच्छा। तो इत्तेफाक था कि वही हमारा स्टार्टिंग पीरियड था स्टेज। पहली बार प्राइमरी में, फिर वो जो
मैंने बंगाली कम्युनिटी के सरस्वती पूजा से, फिर जैसे ही साल का अंत हुआ तो सोशल गैदरिंग हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल की आई। तो मैं अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जब मिमिक्री कर रहा था तो सब कुछ किया, उसके बाद मैंने अपने टीचरों की भी नकल शुरू की। अच्छा। तो अब तो हम तो हायर सेकेंडरी पास कर, तो हमने कहा कौन क्या करेगा। तो हमने जोगी सर की जब नकल की तो उनको बड़ा वो लगा, तो फिर मैंने सबके पैर, अजीत जोगी जी की या अजीत जोगी जी के चाचा की? चाचा की। चाचा की। हाँ, वो राजकुमार स्टाइल बोलते, बहुत अच्छा पड़ता है। अच्छा, थोड़ा बताइए कैसे? जैसे जैसे ही उनकी हमने आवाज़ निकाली, इधर आ जाओ, है, और तुमको समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता है, और पढ़ता है वहाँ, देखता है वहाँ है। तो ऐसे ही हमने सुना है। तो जब सुना के नीचे खूब तालियां बजी, जब हम पैर छूने लगे, अरे वाह बहुत बढ़िया है, जोगी सर की नकल कर रहा था तू, है, वो नहीं बताया जो डस्टर मारा था मैं तेरे को। वो तो उन्होंने बोला, मगर उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा। मतलब एक आर्टिस्ट का एक कहना चाहिए कि मौका था वो। उन्होंने मुझे एक इतनी बढ़िया बात कही जिसको मैंने ऐसे पकड़ लिया। उन्होंने, जब मैंने उनके पैर छुए तो वो कहने लगे कि बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, जोगी सर की, स्टेज पर जाकर कभी वल्गर मत होना, मैं तुम्हें चमकते हुए स्टार की तरह देखूंगा। वो बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई। फिर मैंने कभी यानी वो तो शुरुआत ही था, मैंने कभी ऐसे कोई कार्यक्रम की भूमिका नहीं बनाई या सुनाया जिसमें कि बच्चा तक मायूस हो जाए कि क्या बोल रहे, बेका गंदा बोल रहे, ऐसा तक नहीं मतलब मैंने किया। मैं किसी की नज़रों से गिरा नहीं कभी, और आज उसका परिणाम यह है कि आज भी हमें लोग याद करते हैं। तो मैं कहता हूँ ना कि हमारे चाहने वाले कुछ तो आसमां पे चले गए, कुछ ज़मीन के नीचे, और जो बचे हैं खटिया पे खांस रहे हैं, वो अपने नाती नतरों से बोलते हैं कि हमें वो नायक का प्रोग्राम होने वाला लेके चलो। तो बच्चे उनको कहते, अरे अब वहाँ कहाँ भीड़ में जाओगे, अरे तुम लोग तो एक बात सुनो तो भूल जाओगे, तब तो जब टीवी देखते बैठे तो उनको सुनो तुम जाके। तो ये दुआएं हैं हमारे साथ में, अच्छा लगता है। और जहाँ तक मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि जो मोहब्बत, जो प्यार छत्तीसगढ़ से मिला है मुझे, जी। छत्तीसगढ़ ने मेरा मान सम्मान और मुझे जो पैसा भी दिया एक कलाकार को, वो फीस के बतौर नहीं, प्यार से जो मांगा वो दिया मुझे। और मैंने चप्पा चप्पा छत्तीसगढ़ का जाके जो हमारी कला का योगदान था वो हमने किया है। और सबसे बड़ा चमत्कार आपने किया था। राजकुमार पहली बार फ़ोन पे जब बात कर रहे थे तो बहुत नहीं, वो मैंने क्या किया नायकर जी, वो जो कुछ था वो आपका था। नहीं, बहुत दरअसल क्या था कि आपको सुनते हुए मुझे याद है कि मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, और आप 1965 से लगभग इस दुनिया में हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ और जब वो आपका जो उस समय वो एक कैसेट आया, वो जब चर्चा चली स्काई लैब की और गुपचुप ठेले की और महिलाओं के नल पे झगड़े की, तो हम लोग आपको खोज खोज के सुनते थे, और बड़ी इच्छा थी कि कभी नायकर जी से मिला जाए, कभी मिला जाए। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मुझे एक फिल्म आई टाइगर जिंदा है। अच्छा। तो उससे पता नहीं, मुझे लगा यार टाइगर तो जिंदा है, हमारे नायकर साहब जिंदा है कि नहीं। तो फिर मैंने वो टाइटल रखा कि नहीं, मैंने आपसे बात की, जबलपुर आया, और फिर मुझे लगा कि नहीं, नायकर भी अभी जिंदा है। नहीं, आपको देख के मुझे कैसा लगा था, उतने साल पहले देखा था, अभी देख रहे हैं। अरे बहुत एक मतलब ये मान के चलिए कि नहीं, आप बहुत मायूस हो गए थे फ़ोन पे, मेरी आवाज़ सुन के आपको इतनी खुशी हुई थी। मैं समझ सकता हूँ वो दिन मुझे याद है। साथियों के साथ आपके पास पहुंचा था, और जिस वक्त मैं भूला नहीं हूँ वो, मेरे इतिहास में वो दिन याद है कि आपसे रात को बात हुई
और दूसरे दिन आप जबलपुर मेरे लिए हाँ, शूट जबलपुर, करने आ गए। हाँ। ये बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और आप हमको लेने के लिए एक जगह पहुँचे, बोले घर भटक जाओगे, तो फिर आप वहाँ से गाड़ी में अपने हमको नहीं, लेके मेरी आए। हैबिट है मेरा, मैं कभी, देखिए आपने देखा है कि मैं कभी कलाकार बन के नहीं जिया। जी जी और ना मैं शायद मरते दम तक भी ये नहीं समझ पाऊंगा कि मैं कोई ऐसा कलाकार था या हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत सरल स्वाभाविक तौर से सामने वाले के सामने पेश होता हूँ। एक आम इंसान सड़क पे चलता है तो मैं भी सड़क पे मैं कलाकार हूँ। मंच पे जब आऊँगा तो मैं बिल्कुल कलाकार हूँ, चाहे फिर मेरे सामने एक प्रधानमंत्री बैठे हों, चाहे जी मुख्यमंत्री बैठे हों, फिर मैं उनसे कहता कि अब निवेदन, अब कलाकार को सुनिए आप, जी जी बिल्कुल। बस। और बाकी नीचे उतरने के बाद के नायकर वही है जो एक सड़क पे आदमी चलता है। क्योंकि मैं इसलिए इस तरह की पूरी ज़िंदगी में बिता रहा हूँ क्योंकि कल अगर सड़क पे कोई हादसा हो जाएगा ना तो वो आदमी मुझे उठाएगा कि ये तो नायकर है। अगर मैं नायकर बन के जीऊँ तो शायद कोई आम आदमी मुझे उठाए भी नहीं रख सड़क पे। तो चलिए दोस्तों, ये थे के नायकर, मशहूर कॉमेडियन। पूरी बातचीत आपने सुनी और बस एक छोटी सी बातचीत से हम इस अपने कार्यक्रम को मैं विराम देना चाहूँगा कि हमने कुछ लगभग 2-1 साल पहले एक कार्यक्रम किया था, नायकर अभी ज़िंदा हैं। और आप देख रहे हैं कि बाजू में बैठे हुए हैं नायकर साहब। वे वाकई ज़िंदा हैं, ज़िंदा दिल हैं और आज भी जो हैं शुद्ध हास्य के प्रतीक माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वे लोग, मध्य प्रदेश के वे लोग, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से मैं ही गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी अपने आसपास कोई अच्छा इवेंट कराना चाहते हैं तो वे नायकर साहब को एक बार ज़रूर सुने और उस पीढ़ी को ज़रूर सुनाएं जो आज की तारीख में टीवी देख देख के बहुत अश्लील होती जा रही है, वल्गर होती जा रही है और जिनके लिए लगता है कि केवल हास्य जो है वो बहुत व्यक्तिगत हमलों का नाम है और निजी जीवन पर दखल देना ही शायद आज की तारीख में हास्य मान लिया गया है। तो यदि ऐसे हास्य से बचना है तो एक बार नायकर साहब को ज़रूर सुना जाना चाहिए। ये बात अलग है कि वे समय की रफ्तार के साथ, समय की नहीं कह सकता हूँ बल्कि बाज़ार की जो पूरी रफ्तार है उसके साथ शायद उनके कदम ताल उस ढंग से नहीं मिल पाए, लेकिन बावजूद उसके पास जो कुछ भी उनका अपना है वो बहुत देशज है, बहुत ठेठ है और ये कह सकते हैं कि शुद्ध गाय के घी की तरह है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।